नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष डिजिटल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है 8वां वेतन आयोग। मोदी सरकार ने बजट से पहले 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दी। कहा जा रहा है कि सरकार के इस कदम से 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को जबरदस्त फायदा होगा। इन सरकारी कर्मचारियों में एक बड़ी आबादी जो है वो शिक्षकों की है। कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों का जो न्यूनतम मूल्य वेतन है वो 18,000 रुपए से बढ़कर सीधे 51,480 तक पहुंच सकता है। इस हिसाब से देखें तो कर्मचारियों के वेतन में 25 से 30% की औसत वृद्धि देखने को मिल सकती है। मान लीजिए कि किसी सरकारी कर्मचारी का वर्तमान में जो मूल वेतन 30,000 रुपए के आसपास है, तो उसका नया वेतन 25 से 30% वृद्धि के बाद लगभग 85,800 रुपए तक पहुंच सकता है। इसके अलावा पीआरटी यानी जो प्राइमरी टीचर हैं, टीजीटी यानी जो माध्यमिक टीचर के वेतन में भी कितनी बढ़ोतरी होगी, नया पे स्केल कैसा होगा, इन्हीं सब मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अजय दुआ साहब। अजय दुआ सर पूर्व वाणिज्य उद्योग सचिव हैं। ओवर टू यू सर। पहले बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय मनी9 को दिया सर। धन्यवाद सर। ओवर टू यू। देखिए, बजट का महीना चल रहा है जय सर, और ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार जो है 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे सकती है, लेकिन बजट में ऐलान होने की उम्मीद थी। लेकिन सर, बजट से ऐन पहले घोषणा की गई कि 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी गई है। पहले तो आपसे इस जो खबर आ रही है सर, इस पर आपसे हम राय लेना चाहेंगे। कैसे देखते हैं? विशाल जी, धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया इस चर्चा के लिए। सर, मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो पे कमीशन अगर आयोग जिसका बात कर रहे हैं हम, ये पे कमीशन 8वां पे कमीशन है और पहला वाला 1946 में हमारे इंडिपेंडेंस से पहले ही 1 साल, तब उस टाइम जो इंटरिम सरकार कहते थे, उन्होंने शुरुआत की थी। और कोई बांधा नहीं हुआ कि कितने साल बाद अगली पे कमीशन आएगी। 46 से अभी तक अगर आप देखेंगे तो 80 साल से ज्यादा हो गए हैं। पर ये 8वीं पे कमीशन है। अंदाजन कानून कोई नहीं है पे कमीशन बनाने का, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है, तब भी सरकार लगभग हर 8-10 साल में ये पे कमीशन बना देती है। और उसका कारण दो कारण कि सरकारी लोगों का तनख्वाह अलाउंस जो उनको मिलता है वो भी जैसे प्राइवेट सेक्टर में बढ़ता रहता है, यहाँ भी बढ़ना चाहिए। नहीं तो लोग कोई सरकारी नौकरी में आएगा नहीं, सब लोग उधर दूसरी तरफ जाना चाहेंगे। एक समय था जब प्राइवेट सेक्टर छोटा था और सरकारी सेक्टर बड़ा गिरा जाता था आजादी के शुरू के सालों में। तो ये अड़चन वहां नहीं थी। वहां बनाने का कारण था उस टाइम जब प्रथा शुरू की गई कि महंगाई जैसे जैसे बढ़ती है वैसे सरकारी नौकरों को भी ज्यादा उनकी मुट्ठी में, उनकी पॉकेट में ज्यादा पैसा आना चाहिए। और साथ साथ पे कमीशन ये भी देखती थी कि एक महंगाई का न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, सॉरी, और उसके साथ साथ कि सरकार में कितनी आर्थिक क्षमता है, कितना और दे सकते हैं। तो अगर आप इस हिसाब से देखें तो पिछले 3-4 शतकों में हर बारी 10-10 साल के इंटरवल पे कमीशन बनाई गई है। ये आयोग बनाया गया है जी। पिछला वाला जो था उसके चेयरमैन जस्टिस माथुर थे, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज। उन्होंने जस्टिस माथुर की जो कमीशन थी, पे कमीशन थी, 7वीं थी, वो मनमोहन सिंह सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने जनवरी 2014 में उसकी स्थापना की थी। उनकी रिपोर्ट आते टाइम तक 1.25 साल लग गया। नई सरकार आ गई थी और नई सरकार ने घोषणा की कि हम इसको 1 जनवरी 2016 से लागू करेंगे। इसलिए अब अगर उसी हिसाब चलेंगे तो अब 1 जनवरी 2026 को
ये आयोग का के जो भी रिकमेंडेशंस आएंगी, सिफारिश आएंगी, सरकार उसके ऊपर जो भी निर्णय लेगी उसको ऊपर वो कार्यान्वित हो जाएगा। इसलिए ये आयोग ड्यू था। बजट के साथ इसका संबंध, बजट में घोषणा कर सकते थे कि हम बनाएंगे, पर ये तो सबको अपेक्षा थी कि ये एक्चुअली बन जाना चाहिए था पिछले साल। कारण अगर सातवें आयोग और में स्थापना और जब से उसको लागू किया गया 2 साल का फर्क था। अब तो 1 साल भी का कभी अंतर नहीं रह गया। और साथ साथ ऑल इंडिया एम्प्लॉयज कॉन्फेडरेशन एक बहुत बड़ी संस्था है जिसमें सारे सब वर्गों के लोगों का समावेश है। वो वो फेडरेशन, काफी कन्फेडरेशन, मतलब फेडरेशन के ऊपर जो सब बड़ी होगी संस्था उसको कन्फेडरेशन कहते हैं। वो कई दिनों से, कई महीनों से सरकार से अपील कर रही थी कि इस आप योजना, ये अपना आयोग बनाइए, कारण हमारे एम्प्लॉयज की वेजेस ड्यू हैं रिवीजन के। और खास करके वो उदाहरण दे रहे थे, एक सरकार महंगाई के रूप में एक तो डीए देती है, दूसरी तनख्वाह बढ़ाती रहती थी, उसको वो कहते हैं डीआर। वो जो डीआर था वो 50% बढ़ चुका था पहले से। डियरनेस रिलीफ, जी। रिलीफ एक वो सैलरी जैसा ही माना जाता था। 50% 10 साल में। और पिछली जो इंक्रीज हुई थी वो जुलाई 2024 में हुई थी 3% से। घोषणा 2-4 महीने बाद की गई, वो भी कार्यान्वित हो गई है। जब जब पे में 50% रिवीजन ऑलरेडी हो चुकी है, तो इसलिए ये समय आ गया था कि नई पे कमीशन बनाई जाए। जी सर, मेरा अगला प्रश्न है कि जिस दिन ऐलान हुआ कि 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा, उस दिन एक और बात कही गई, कहा गया कि कमेटी के गठन को भी हम लोग मंजूरी दे सकते हैं। कमेटी में कौन होंगे, कौन मेंबर्स होंगे, इस पर भी हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। हम आपसे समझना चाहेंगे सर कि कौन होते हैं कमेटी के मेंबर और कैसे तय होता है सर? ये कई, जैसे मैंने बताया, पिछली दो तीन जो आयोग रहे हैं पे कमीशन, माथुर साहब का आपने नाम। हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस, रिटायर्ड जजेस, दो पिछली बार इसे 2 जजेस रह चुके हैं। उससे पहले रहे हैं जजेस नहीं थे, बहुत सीनियर अनुभवी सरकारी वरिष्ठ सरकार के, जिसको फाइनेंस का एक्सपीरियंस हो, डिपार्टमेंट में पर्सनल चलाने का हो, उनको बनाया जाता था। और सर। साथ साथ 2 मेंबर्स यूजुअली रहे हैं। एक रहे हैं जो जिनको सरकारी काम का अनुभव है, कैसे होता है। और दूसरा रहा है एक इकोनॉमिस्ट, जिसको जिनको अपने इकोनॉमिक्स फाइनेंस का अनुभव हो। तो ये, जैसे मैंने कहा, कोई कायदा नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में ये नहीं है, पर 3 मेंबर कमीशन, मैं कमेटी नहीं उसको कमीशन ही कहूंगा, कारण उसका नाम कमीशन ही पड़ता है। आप जी। किसी भी नाम से कह सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। जी। पर ये कमीशन हुए इस रूप से उसका कॉन्स्टिट्यूशन किया गया जाता है। हो सकता है और प्रधान जो माननीय ये हमारी वित्त मंत्री महोदया बजट में अनाउंस करें कि भाई कौन मेंबर्स होंगे इसके, कौन कमीशन का। और कारण उसके लिए उनको बजट में पे कमीशन की सिफारिश कम से कम 3 महीने के लिए, लास्ट क्वार्टर 1 जनवरी से 31 मार्च तक के लिए, वो उनको प्रावधान को करना ही पड़ेगा कि कुछ पैसे उसके लिए ईयरमार्क करने ही पड़ेंगे। नहीं तो अनाउंस कर दिया जाएगा लागू हो रहा है 1 जनवरी से, तनख्वाह नहीं मिली, और वो वैसे ही थोड़ा सा यूनियन और इत्यादि लोगों के बीच में वो असंतुष्टता फैल सकती है। इसलिए जरूर ये मेंशन होगा बजट में, प्रोविजन होगी। और मुझे लगता है शायद ये बजट से पहले ही, कारण थोड़ी जल्दी है बजट तक, बजट 1 तारीख को है, कि अगले 2-4 दिनों में ही भारत सरकार प्रधानमंत्री कार्यालय ये घोषित कर देगा कि कौन इनके चेयरमैन है और कौन 2 इनके सदस्य होंगे।
जी जी। अब अगला सवाल सर, जैसे ही 8वें वेतन आयोग के गठन की बात हुई सर, तमाम 1 करोड़ जो जितने भी जो सरकारी कर्मचारी हैं, स्टेट लेवल के हों, सेंट्रल में हों, पेंशनर्स हों, उनके मन में एक ही सवाल है सर कि कितना बढ़ जाएगा मेरा वेतन, कितने बढ़ जाएगी मेरी पेंशन। इसका जवाब हम आपसे लेना चाहेंगे सर, क्योंकि आप बहुत वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट भी रह चुके हैं सरकार में, तो आपको लोग सुनना चाहते हैं, तो आप इसका जवाब दे तो बेहतर होगा सर। विशाल जी, मैं पहले ये कहना चाहूंगा कि जो वेतन आयोग है उसकी रिकमेंडेशंस, जो सिफारिश होती हैं, वो सरकार ने, हो सकता है वो माने ना माने, कुछ उसके अंदर फिर कोई चेंजेस करे, वो सरकार का अधिकार है। फाइनल डिसीजन सरकार की। पर सरकार ने जब इतने डिटेल में प्रोज एंड कॉन्स को विचार करने के लिए बड़ा आयोग बनाया, का सीनियर लोग इसके अंदर जाते हैं, तो प्रथा रही है कि जब जब तक आपको बहुत बहुत ज्यादा कष्ट ना हो किसी सिफारिश से, तो मान लिया जाए। और ये सिफारिश केंद्रीय एम्प्लॉइज, केंद्र सरकार के एम्प्लॉइज और केंद्र के पेंशनर्स को के बारे में होती है। तो इस बारी 49 लाख का एस्टिमेट है सरकार का कि उनके पास 49 लाख या कुछ हजार लोग भी, इतने लोग काम कर रहे हैं। और 64 से 65 लाख पेंशनर्स हैं। हर महीने कुछ ऐड हो जाएंगे जिनको ये होगा, तो 65 लाख वो ले लिया जाए, 50 लाख एम्प्लॉयज ले लिया जाए, तो 115 लाख लोगों को तो जरूर ये कवर करेंगे। पर इसके साथ साथ भारत सरकार के, केंद्र सरकार के ही 250 से करीब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, सरकार के पास कितने अब बैंक रह गए, 16-17 बैंक भी हैं जी। उनका अपना आयोग बनता है, उनके लिए अपनी व्यवस्था है। वो डायरेक्टली उनकी तनख्वाह या अलाउंसेस क्या होंगे सरकार तय नहीं करती, पर जो पे कमीशन कहती है उसका प्रभाव उसके ऊपर जरूर पड़ता है। वो डिमांड इसको बेस समझ के वो आगे शुरू कर देते हैं कि ये तो आपने अपने एम्प्लॉयज को दे दिया, डायरेक्ट एम्प्लॉयज को, अब आप हमें इसके अलावा, हम इंडस्ट्रियल, उनके वो इंडस्ट्री भी माने जाते हैं, उनके ऊपर कुछ और कानून लगते हैं, फैक्ट्रीज एक्ट, वो लेबर के 8-10 कानून उनके ऊपर लगते हैं। तो वो कहते हैं कि उसके अंदर एक होता है इंडस्ट्रियल डीए, वो फॉर्मूला ऑलरेडी का ले किया होता है कि हमारा जो इंडस्ट्रियल डीए हमें मिलेगा वो सरकार से कम ना हो। हमारी नौकरी, हमें कई नौकरियों में पेंशन नहीं है, वो पेंशन का भी आप तय करिए। इसी के साथ सरकारी नौकर हैं उनको तो 2 किस्म का पेंशन का ऑप्शन रहता है कि एनपीएस, और या अभी जो उसका सुधार किया गया यूपीएस, और 2006 से पहले जो रिटायर हुए थे 2005 तक, उनको आप देते हैं ओल्ड ओपीएस। तो ये सब चीजें देख के डायरेक्ट 1,15,00,000, इनडायरेक्ट भी इतने केंद्र सरकार के हो जाते हैं। और यहाँ नहीं गाड़ी रुकती जी, अब सब प्रदेश वाले भी कहते हैं जब केंद्र शासन में एम्प्लॉयज का को आप इतना दे रहे हैं तो हमें क्यों नहीं। तो सब स्टेट्स वाले, किसी को एक दूसरे का कॉपी करने की जरूरत नहीं कि भाई महाराष्ट्र में मिला तो गुजरात वालों को भी मिलना चाहिए, गुजरात में मिला तो राजस्थान में भी मिले। ये सब स्टेट्स का अपने कानून है। स्टेट्स में बहुत जगह रिटायरमेंट एज अलग है, ये नहीं है ना क्या, सेंटर की अगर एक है एज है 60 साल, हर स्टेट में भी वो है। तो ऊपर उनके जो यूनियंस होते हैं, फेडरेशन होती है, वो हमेशा कहती है केंद्र शासन के एम्प्लॉयज को हमसे ज्यादा थोड़ी काम करते हैं, तो वो हमसे ज्यादा थोड़ी क्वालिफाइड है, तो हमें क्यों नहीं दिया जाता। तो इसलिए ये पे कमीशन जो सेंटर की है वो एक जैसा आधार बन जाता है, जिससे बहुत जगह उसको वैसे ही बेनिफिट की डिमांड हो जाती है। तो पे कमीशन बिना कहे अपने मन में जरूर रखती है कि हम जो कहने वाले हैं
वो ये 1 करोड़ 15 लाख लोगों को ही नहीं, हो सकता है ये 10 करोड़ लोगों को लगे, 8 करोड़ लोगों को लगे। स्टेट्स में होता है तो उनकी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, वो भी शुरू कर देते हैं। तो इसका एप्लीकेशन या प्रभाव कहिए वो काफी मल्टीपल फैक्टर्स में होता है। ओके सर, आपसे आप नंबर बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे? मान लीजिए अगर किसी का न्यूनतम वेतन सर 18,000 के आसपास है तो उसकी कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी 8वें वेतन आयोग के आने के बाद, आप बता पाएंगे सर? प्रयत्न जरूर करता हूं जी। जी सर जी। ये 2-3 पिछले आयोग मतलब कमीशंस ने जी एक फॉर्मूला निकाला था, फिटमेंट फैक्टर। जी फिटमेंट फैक्टर ये क्या, मैं जैसे शुरू में मैंने बताया तो कुछ कहने का प्रयत्न किया था प्लीज कि बोलिए। सरकार न्यूट्रलाइज इन्फ्लेशन को न्यूट्रलाइज करना चाहती है। सरकार ये भी करना चाहती है कि कहीं सब लोग दूसरी जगह ना नौकरी मिले। ये नहीं कि दूसरी जगह चले जाएंगे, वहां आसान है प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिलना। अगर सरकार में कठिन है तो वहां और भी कठिन है। जैसे हम देख रहे हैं आंकड़े एम्प्लॉयमेंट के, अनएम्प्लॉयमेंट के, सेक्टर वाइज क्या क्या है। तो सरकार ये फैक्टर जो जी 7th पे कमीशन जी में था, 7th पे कमीशन ने 6ठे पे कमीशन का बेस लेके अपना 7th में तय किया था। अब 6ठे में क्या था? छठा था 2006 से 2016 तक के लिए जी जो भी आपको तनख्वाह मिल रही है, अगर 1106206 से लगा था 31 दिसंबर को आपकी क्या तनख्वाह थी पिछले साल की, तो उसको मल्टीपल फैक्टर क्या रहे जिससे हम तनख्वाह और डीए जितने भी अलाउंस मिलते थे उसके अंदर मर्ज हो गए और वो बेस बन गया। उसको ये फिटमेंट फैक्टर कहते थे। ओके वो मल्टीपल है। उन सरकार ने 2000 पे कमीशन ने उस टाइम के जो जज साहब थे उन्होंने 1.86 टाइम्स तय किया था ओके कि जो अगर आपको 1 रुपया मिल रहा है जी 31 दिसंबर को, आपको वो मिलना 1 रुपए से 1.86 हो जाना चाहिए। पर वो 1.86 जब हुआ, आपका डीए भी उसके अंदर प्रिज्यूम हो गया है, डीआर भी प्रिज्यूम हो गया है, वो मतलब 0.86% इंक्रीज। 10,000 है तो 8,600 आपको और दे दिया जाए तो 18,600 हो जाएगा। आप उससे आगे जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि वेतन आयोग 10 साल में बन रहा है, तो आपको डीए भी सरकार देती रहती है जिस रेट पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, साथ साथ बेसिक पे भी बढ़ाती रहती है जिसे डियरनेस रिलीफ कहते हैं। और उसी चीज को अगली पे कमीशन ने 50% के करीब बढ़ा दिया। 1.8 को लेके उन्होंने 2.57 कर दिया। ओके अंदाजे में कर रहा हूं 50% बढ़ गया वो। जी तो अब डिमांड क्या है? कॉन्फेडरेशन वाले जब भारत सरकार के वित्त सचिव को मिले थे सर, प्री बजट अभी, मीटिंग और प्री बजट कंसल्टेशन में। हाँ नहीं, एक उसके अलावा यूनियन वाले मिलने गए थे। जी तो एनजेसीएम वित्त, के अध्यक्ष थे शिव गोपाल मिश्रा। हाँ बिल्कुल, मिश्रा जी गए थे। तो उन्होंने डिमांड किया था कि ये कम से कम 2.8 टाइम होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि 2.8 उन्होंने जो मांगनी की है, डिमांड की है, वो अनरीजनेबल है। कारण 2.57 तो आप पहले दे चुके हैं, ओके उससे ओके पहले 1.8 था। तो ओके मैं ये कोई लीगली, मैं कोई, मेरे सामने भविष्य देखना वो कठिन है, पर पहले क्या सरकार ने माना है, पे कमीशन ने क्या रेकमेंड किया, अब यूनियन क्या मांग रही है। अगर यूनियन की ही डिमांड 2.8 है, पे कमीशन को मान लेना चाहिए। नहीं तो अगर ज्यादा डिटेल वगैरह में गए तो 2.8 नहीं, वो 3 से बढ़ रहा है। एग्जैक्टली सर तो एग्जैक्टली अगर आप 2.8 फिटमेंट फैक्टर लेते हैं, क्या मतलब हुआ? 10,000 की तनख्वाह 18,000 से बढ़ेगी, 28,000 हो जाएगी। ओके तो ओके वो तनख्वाह आपकी 28,000 बेस बन जाएगी 1126 को,
और उससे आगे महंगाई के अनुसार आपके हाउस रेंट अलाउंस वगैरह भी उसी से गिने जाएंगे। वो अलग होते हैं, वो जी। नहीं गिने जाते। हाउस रेंट अलाउंस या ट्रैवलिंग अलाउंस जहाँ हो वो दो छोड़ के, पर डीए और डीआर गिना जाता है। डीआर बेसिक सैलरी को बढ़ाने के लिए, डीए उसके ऊपर इन्फ्लेशन को, वो चीज मिला के ये 1.8 का इंक्रीज स्वाभाविक है और शायद पक्का हो जाए। तो इसलिए आज की चर्चा में मैं यही अनुरोध करूंगा, हम 1.8 को मान लेते हैं। यूनियन वाले उतना ही मांग रहे हैं। अगर 2.8। यूनियन वाले 3.5 मांगते, फिर सौदा करके 3.25 पे मान ले, या कारण जब पे कमीशन भी उनको भी सुनेगी, पे कमीशन की जब रिपोर्ट आएगी वो फिर सरकार के पास जाएंगे। पर जब उनकी डिमांड ही रीजनेबल है, तो मैं ये समझता हूँ कि आयोग का भी काम उन्होंने आसान कर दिया और भारत सरकार की अभी उसके लिए। आप कहना चाह रहे हैं सर कि 2.8 यानी 18,000 अगर मिनिमम किसी की बेसिक सैलरी है तो उसको 2.8 से मल्टीप्लाई कीजिए, आंकड़ा है 50,400 के आसपास आपकी जो नई है 8वें वेतन आयोग के आने के बाद आपकी जो न्यू बेसिक सैलरी होगी वो 50,400 के आसपास होगी। सर मेरा एक और प्रश्न है कि क्या 2.8 के ऊपर, हालांकि मैं ज़्यादा डिमांडिंग हो रहा हूँ, क्या 3 सवा 3 तक भी मिल सकता है या नहीं, क्योंकि लोग बड़े कमेंट कर रहे हैं सर। बिल्कुल मिल सकता है। और महंगाई जैसे देखिए, अगर महंगाई आपकी 6% 5% बढ़ रही है, जी। डीए इंक्रीज जो अभी 50% डीआर क्रॉस किया, 10 साल में सरकार ने एवरेज 3.5% के करीब डीआर दिया, कंपाउंड करके वो 50 हो गया, 50 से बढ़ गया 3.5 3.25। तो मेरा कहना है डीए 3% मिलता है इंक्रीज, 3.5% ये मिला। महंगाई जितनी है, महंगाई भी हमारी 5 से 6% से कम नहीं रही। कोई कुछ वर्ष हैं जब पैंडेमिक में थोड़ी कोविड के टाइम बढ़ भी गई थी इससे ज्यादा, कि सप्लाई कम हो गई थी कुछ सालों में। बट रिजर्व बैंक अपने आप ही रेट कम नहीं कर रहा, क्योंकि वो कहते हैं कि महंगाई 6% के करीब चल रही है, 4% प्लस माइनस 2% जो उनको फॉर्मूला दिया हुआ है। और वो पिछले 2.25 साल से कम 11 क्वार्टर्स में रिजर्व बैंक अपना रेट्स कम नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो सब 4-5% से ऊपर थे। इस कारण मैं रूल आउट नहीं करता, अगर महंगाई उसी वैसी रेट पे चल रही है तो कि 280 ही नहीं, ये फिटमेंट फैक्टर हमारा 3 सवा 3 भी हो सकता है। ओके और ओके ओके। मैं तो कहूंगा, सरकारी एम्प्लॉय होने के कारण पेंशन मिलती है मुझे जरूर, पर मेरा कहना है कि केस है कि पहले जैसे किया गया, महंगाई जैसे है, और जैसे सरकार की इनकम जो रेवेन्यू है टैक्स वगैरह से, सरकार अपने आप मानती है कि हमें डायरेक्ट टैक्सेस 12% इस साल बढ़े, जीएसटी ठीक चल रहा है, तो सरकार की क्षमता भी बढ़ गई है। ये तीनों चीजों को देख के 280 से भी ऊपर जाना स्वाभाविक है। ओके ओके सर। सर मेरा नेक्स्ट सवाल है, ये व्यूअर्स का भी सवाल है, कमेंट सेक्शन में आ रहा है कि क्या सर जो डीए है, इसके पहले भी खबरें आ रही थी कि डीए जो मर्ज होकर जीरो हो जाएगा। सर तो अभी जो है 53% के आसपास डीए मिलता है, तो आपसे जी समझना चाहेंगे सर कि 8वें वेतन आयोग के आने के बाद, हालांकि इस साल तो 2 बार डीए बढ़ेगा सर, हालांकि अगर 3-3% के हिसाब से देखें तो 53 प्लस 6 अगर देखें तो 59-60% डीए आसपास हो जाएगा 1 जनवरी 2026 के आसपास। तो आपसे मेरा जी प्रश्न है कि सर कि जो 60% उस समय जो डीए हो जाएगा तो वो मर्ज हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा सर? बिल्कुल जी। देख, फिटमेंट फैक्टर अगर हम 3 ले लें अभी, या उदाहरण के रूप में, सर। तो 100 का 300 हो गया, बेस 100 हम लोग परसेंट गिन रहे हैं। आज आज के 100 में तनख्वाह गिनी जा रही है, सैलरी क्या है, डीए गिना जा रहा है, और गिना जा रहा है डीआर क्या है। तो अगर ये सैलरी को 100 लिया जाए तो 53% डीए हो गया, 50-52% डीआर हो गया। तो ऑलरेडी हम 205 पे तो ऑलरेडी हैं। वो 205 से हम जाएंगे 300, तो मतलब 100 100 100 जो इंक्रीज हो रहा है 205 के बेसिस पे, वो हो जाएगा मिला के कुछ 47 to 48%। तो जो इंक्रीज होगा
वो 47-48% आज की तनख्वाह में और तनख्वाह कॉम्प्रिहेंसिव वाली डीए और डीआर मर्ज किया होगा। जी सर, अब हमारे व्यूअर्स पूछ रहे हैं कि अजय साहब से ये भी पूछिए कि हम लोग पेंशनर्स हैं, हमारा भी जी, बढ़ोतरी होगा कि नहीं बढ़ोतरी होगा, एक लाइन में जवाब दे दीजिए सर। अगर आप 2006 से पहले रिटायर हुए हुए हैं 2005 तक, तो आपको ऑप्शन था कि आपने एनपीएस अनाउंस हो गया था कि आपने एनपीएस में आना है तो आ सकते हैं, नहीं तो आप पुराने पेंशन रूल्स पे रहिए। बहुत लोगों ने पुराने रूल पे ही रहे हैं। पुराने रूल का हम सबको पता है क्या अट्रैक्शन था, गारंटीड पेंशन, कि सरकार ने कह दिया था कि भाई भी हम आपकी पेंशन, अगर आपने 20 साल कंप्लीट कर लिए हैं, पेंशनेबल नौकरी हो गई है, तो आपको 50% तक आपकी लास्ट सैलरी ड्रॉन का पेंशन मिल सकता है। तो उसके ऊपर तो क्लियर है कि ये फिटमेंट फैक्टर जो है वो उसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा। तो आपको भी ये 40%, 35%, 40% जो भी इस साल की महंगाई देख के उतनी इंक्रीज आपको 2005 की, अगर इस परी के 6% इंक्रीज करो, थोड़ा डीआर भी इंक्रीज करो, 10 और हो जाता है, तो 105 के भी 205 के भी 215 हो जाते हैं। 215 से 300 ले जा रहे हैं, तो आपको जो इंक्रीज 35-40% है वो तो पक्का आपको मिलेगा ही। ओके। अब प्रश्न है जो नए पेंशन रूल के नीचे है, कारण उनको ये ऑप्शन नहीं था 2006 के बाद रिटायरमेंट। उसमें क्या था जी, सरकार, आप अपना कंट्रीब्यूशन तो नौकरी में देते रहेंगे, 10% के हिसाब से आपसे सरकार लेती रहती। सरकार ने अपना शुरू में तो कहा था हम 10 ही देंगे, और उसके बाद उन्होंने 14% आपको कंट्रीब्यूशन सरकार की तरफ से देना शुरू हो गया। तो पर गारंटी नहीं दे रही थी सरकार, कंट्रीब्यूशन कर रही है 14, पर ये 14% बाद में लगाया जा रहा था, कुछ परसेंटेज स्टॉक मार्केट में, कुछ लगाया जा रहा था दूसरे ओपनली। उसका भी विरोध हो रहा था अजय सर। हाँ जी, पेंशन पेंशन की जो रेगुलेटर हैं, पीएफआरडीए, तो उनकी परमिशन लेके वो बार बार, वो टाइम टू टाइम, कहाँ पे आपका पैसा लग सकता है मार्केट में, कहाँ नहीं लग सकता, कितना आपको डेट में देना चाहिए, सरकारी सिक्योरिटीज में कितना, कितना इक्विटी का, वो तय करके, तो वहां पे सरकार के 14% आएंगे वो गारंटीड है। पर उसकी वैल्यू क्या होगी जब आपको पेंशन मिल सकती है। वो 25 साल को रखा गया था कि आपको 25 साल के रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि एज बढ़ती रहती है, उस टाइम 65, 60 थी, 65 तक, 85 साल के बाद आपको पूरी मिले, उससे पहले कैसे मिलेगा ना, वो सब तय किया हुआ। तो जो भी आपके एन्युटी, उसी को एनुअल कितना मिलेगा, सब पेंशन फंड वालों चलाने वाले को कितना मिलेगा, वो आप में बांटा जाता था। अब डिमांड क्या सबकी है सरकारी नौकरों की, कारण हम सब लोग अश्योर्ड इनकम, गारंटेड इनकम में खुश जी रहते हैं, जी। गारंटेड पेंशन में भी। तो ये डिमांड थी कि अगर हमें क्यों आप रिस्क में एक्सपोज कर रहे हो, प्राइवेट सेक्टर वाले तो ठीक है, वो सारा जिंदगी अपना खेलते रहे हैं, उनकी तनख्वाह ज्यादा, उनकी पेंशन ज्यादा, सेविंग ज्यादा, वो रिस्क बेयर कर सकते हैं, तो हमें आप गारंटी दीजिए। तो इसी कारण ये डिमांड जो आई हुई है यूपीएस की, यूनिफाइड की, कुछ एलिमेंट पुराने वाले, कुछ नए वाले, जो आप सरकार जरूर देती रहे 14%, उसको भी 18% की डिमांड है, और साथ साथ हमें अश्योर्ड भी रहे, मतलब कि आप हमें वो 14 उन सरकार वाले, 10 हमारे, 24.5 हो गए, उसको इन्वेस्ट किया, अश्योर्ड हमें दे डालिए उसके बाद। तो सरकार ने छोटे मोटे कुछ सुधार किए थे लास्ट ईयर, अगर आपको याद हो, पर मेन डिमांड उनसे ऊपर वालों की जो है कि अच्छा इंक्रीज सरकार की तरफ से कंट्रीब्यूशन, 14.5 से भी बढ़ा के 16-17 तो कर ही दे, डिमांड तो 18 की चल रही है, और गारंटी से हमें दे दे। अब क्या मॉडल पे कमीशन रेकमेंड करेगा, लोग करें थोड़ा इधर का थोड़ा उधर का, हमेशा रास्ता बीच में से निकलता है, जो
ना इधर का ना उधर का होगा। जी। थोड़ा हाइब्रिड मॉडल कह रहे हैं जी। कि कोई न्यू मॉडल हाइब्रिड मॉडल के बीच में आएगा, पर बढ़ोतरी होगी उसके ऊपर कोई शंका नहीं होनी चाहिए। जी। पहले वाले से जितना मिल रहा है, अगर ओल्ड पेंशन में इंक्रीज मिल रहा है फिटमेंट फैक्टर के अनुसार, तो मैं उतना ही समझूंगा। पक्का ना हो, पर कंट्रीब्यूशन सरकार का बढ़ेगा, और कितना आपको ट्रांसफर कर पाएंगे, चाहे वो फाइनल डिसीजन पेंशन रेगुलेटर लेगा, सरकार चाहेगी कि उनको भी फायदा हो। अजय सर, अब तो ये तो बात हुई 1 करोड़ 15 लाख से अधिक कर्मचारियों की। अब बात हो जाए देश की, यानी इकॉनमी के लिए। अजय सर, आपसे जी, समझना चाहेंगे कि ये फैसला कैसा है। 8वें वेतन आयोग की घोषणा तो हो गई है, इकॉनमी के लिए ये कैसा डिसीजन है सर? मैं तो ये कहूंगा जी, और मैं हमेशा इसी थोड़ा से पिछले कई महीनों से ये कहता आ रहा हूं कि जहां से मुझे अवसर मिला कि हम वो जो पुराने रेट ऑफ ग्रोथ थी इकोनॉमी की, 2004 में शुरू हुई थी, 2024 तक जा अच्छी चली, 2023 तक तो पक्की अच्छी, 24 के बीच से उसके अंदर स्लो डाउन इकोनॉमी में मंदी आ गई। उसका विशेष कारण है पिछले 6-8 महीने की मंदी का, और जो चल सकती है। कुछ लोग तो कहेंगे हम मिडिल इनकम ट्रैप में आ गए हैं। मतलब कि मिडिल इनकम ट्रैप क्या होता है जी? आप जरूर गरीबी से निकल आए हैं, पर अमीरी में नहीं पहुंच पा रहे हैं, और आप लो बेस पे फंसे हुए हैं। हमारा पर कैपिटा इनकम अभी भी $2540 के करीब है। $2000 लिमिट है गरीबी से निकल के ऊपर वाले देर मिडिल इनकम रेंज में जाने का। हम वहां पे बहुत स्लो इंक्रीज हो रहा है हमारा। जरूरत है हमें पहले जैसा टाइगर स्पिरिट्स इकोनॉमी के, उससे हम 6% 7% ग्रोथ जैसे पहले थी हमारी इकोनॉमी में 10 साल यूपीए सरकार के टाइम, 2004 से 14, उसके बाद 9-10 साल एनडीए सरकार ने, ये हमने 20-22 साल बहुत अच्छे देखे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। पर भविष्य के लिए क्या कारण है? मैं दो कारणों को प्लीज थोड़ा प्लीज सर, एम्फसाइज करना चाहता प्लीज हूँ। बोलिए। एक है कि हमारे प्राइवेट सेक्टर वाले लोग, इनकम अच्छी आ रही है, उनको प्रॉफिट उनका अच्छा है, पर वो पूंजी और एक अपने वृद्धि का, अपनी कैपेसिटी बढ़ाने में, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, सर्विस प्रोविजन कैपेसिटी, उसके अंदर पैसा नहीं लगा रहे हैं। वो अपने पास जेब में रख के बैठे हुए हैं, और कई लोग बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, देश से बाहर जाके वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। कारण वो भी अलाउड है, हमने अपने हमारे कानूनों के अंदर ही अलाउड है कि कोई भी बाहर भी इन्वेस्ट कर सकता है सरकार की परमिशन लेके। तो वो क्यों बाहर इन्वेस्ट बाहर कर रहे हैं? कारण हिंदुस्तान की मार्केट बड़ी है, बाहर उनको कंपटीशन ज्यादा रहेगा, बाहर उनको देख कॉस्ट ऑफ सेलिंग ज्यादा होता है। कारण हिंदुस्तान में कंजम्पशन या डिमांड वस्तुओं की और सेवाओं की बढ़ नहीं रही जिस रीति से पहले बढ़ रही थी। कंजम्पशन को लेकर बहुत समस्या है सर। मैं जी, आपको इसलिए उदाहरण देना चाहूंगा कि जोमेटो के जी, जो सीईओ हैं दीपेंद्र गोयल ने भी कल स्टेटमेंट दिया है कि देखिए जोमेटो घाटे में आ सकती है। कारण बताया कि लोग जो है अब कम खाना ऑर्डर कर रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखिए जो समस्या थी सर, आप बेहतर बता पाएंगे, कंजम्पशन को लेकर जो समस्या है वो अभी भी बरकरार है सर। बिल्कुल। मैं वही कहना चाहता हूँ। कभी पहले एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जो खाने पीने की चीजों वाले, और साथ कंजम्पशन गुड्स जो फास्ट मूविंग आइटम्स कहते हैं हम, जी। वो पहले हम रिलाई करते थे रूरल एरिया की डिमांड पे कि अर्बन एरिया स्लो हो गया। जी। पिछले 6 महीने में विपरीत हो गया कि कंजम्पशन अर्बन एरिया में कम हो गई है। हमारे मानसून ठीक रहा तो उससे थोड़ा कंजम्पशन रूरल एरिया में बढ़ रहा है। पर अगर आप औसत देखें, दोनों जगह पहले की तुलना में वो कम है। जो गति प्रगति की थी वो नहीं हो रही। तो ये जो अभी पे कमीशन का अवार्ड जब कभी जी। आएगा और सरकार उसके ऊपर हम कार्यान्वित उसको करेगी, तो मेरा कहना है वो पैसा सरकारी एम्प्लॉयज के पास जाएगा या पेंशनर्स का। ये सब मिडिल इनकम वाले हैं,
कुछ तो एम्प्लॉयज ऐसे होंगे जो अभी भी क्लास 4 वाले शायद टैक्स की लिमिट में नहीं है। अगर कुछ आ भी गए हैं तो उन ये सब उनकी सेविंग्स कुछ नहीं है, वो बेचारे सब का सब पूरा खर्चा कर देते हैं। वो ट्रांसलेट होता है हायर कंजम्पशन में और डिमांड में। तो जो मैं तो ये चाहता हूं कि हमेशा सरकार देश में अब ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट बजट में भी, माननीय हमारे वित्त मंत्री महोदया उनको दे जो कंजम्पशन बढ़ाएंगे। कोई फायदा नहीं आपको अमीर लोगों को देने का, कारण वो फिर उनकी सेविंग बढ़ती है और वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। जो चल रहा है प्रयत्न जरूर करो, कैसे वो उनको उनको थोड़े बेनिफिट दीजिए, डेप्रिसिएशन के, री इन्वेस्टमेंट अलाउंस, वैसी चीजों का। पर उनसे कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी। कंजम्पशन आपने बढ़ानी है तो जो अभी टैक्स ब्रैकेट में आए हैं या टैक्स ब्रैकेट के नीचे हैं उनको, उनके हाथ में ज्यादा पैसे दीजिए, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ाइए। तो जो हमारा वेतन आयोग है, 80% से ज्यादा एम्प्लॉयज और पेंशनर उसी गट में आते हैं जिनकी कंजम्पशन, इकोनॉमिक्स में कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू जी कंज्यूम, बहुत हाई है, ऑलमोस्ट 100% है। जी तो ये फायदा होगा सरकार को, इकोनॉमी को फायदा होगा कि उनका पे कमीशन जल्दी से जल्दी लागू करके इन इन लोगों के हाथ में 5 करोड़ लोग, एक एवरेज फैमिली 4 साढ़े 4 के जी लिए आप हो ठीक कह रहे हैं सर। तो 5 करोड़ लोगों के हाथ में ज्यादा परचेसिंग पावर आएगी। लेकिन अजय सर, आपसे दूसरा प्रश्न ये पूछेंगे कि क्या इस पर खजाने पर बोझ नहीं पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल पड़ेगा जी। खजाना का अगर पिछली बारी हमारा फैक्टर 2.57 था तो हमें 1,30,000 करोड़ और 1,03,00,000, सॉरी, एक 1.03 ट्रिलियन, जी 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 103 लाख करोड़ खर्चा था पहले साल का ही। जी तो जो थोड़ा थोड़ा हमने एरियर्स भी 2-4 महीने के शायद देने थे। पर इस साल बढ़ जाएगा, फैक्टर भी बढ़ जाएगा, 2.8 होता है या 3 होता है, 2.57 पे इतना था। थोड़े एम्प्लॉयज भी बढ़े हैं, पेंशनर्स भी बढ़े हैं, जरूर होगा, उसके ऊपर तो कोई दो मत नहीं हो सकता। पर ये हमने देखना है कि अगर इसके साथ जो कंजम्पशन बढ़ रही है, कंजम्पशन से हमारा इकोनॉमिक रेट ऑफ ग्रोथ भी तो बढ़ेगा। कि अगर आज रुका हुआ है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में डिमांड, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहा क्योंकि देश में डिमांड कम है, इससे डिमांड अगर चीज़ों की, वस्तुओं की, सेवाओं की बढ़ती है तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करेगा, उससे जीडीपी ग्रोथ जो 5% पे आ गया, 5.5% पे आ गया, वो 6.5 हो सकता है, उससे ज़्यादा हो। तो इसके साथ एक बार 6.5-7 आ जाता है और बेनिफिट जो इकोनॉमी में होते हैं, एफडीआई आना शुरू हो जाता है, पैसे बाहर के हमारे स्टॉक मार्केट में आने शुरू हो जाते हैं, बहुत किस्म के दूसरे फायदे अगर हम अपने ट्रैक पे आ जाते हैं ऑफ कंसिस्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, तो उससे जो फायदा होगा तो हम ये खर्चा भी ज्यादा कर सकते हैं। ओके। तो अगर प्रश्न ये आता है, बोझा ज्यादा तब होता है कि हमारा, हम सरकार को ज्यादा देना पड़े पर सरकार की अपनी इनकम ना हो। सरकार की इनकम तभी आती है जब इकोनॉमी देश की ठीक तरह चल रही हो, उसमें बॉयंसी, बॉयंसी मतलब प्रगति के पथ पे हो कि हर साल वो उसका पेस ऑफ ग्रोथ होता रहता है। लेकिन अजय सर, एक और अहम सवाल है कि जब ये सब चीज़ होगा तो फिर सरकार फिस्कल डेफिसिट को कैसे मैनेज करेगी सर? वो सबसे बड़ा सवाल हो जाता है। बिल्कुल जी, आपसे बिल्कुल मैं मानता हूं। पर फिजिकल डेफिसिट भी देखिए, हमने कहा है कि हमारा फिजिकल डेफिसिट 3% होना चाहिए, 20 साल पहले कहा था, जी उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमने कानून भी बनाया, तब से 21 साल हो गए वो कानून, या 22 साल हो गए, हमने हर साल वो डेफर किया है कि अगले 5 साल के बाद 3% पे आएगा, अभी थोड़ा सा कम होता रहे। क्या डर है फिजिकल डेफिसिट पे? डर ये होता है कि सरकार दूसरों पब्लिक के हाथ में ज्यादा पैसा दे रही है, खर्चा ज्यादा हो रहा है, इनकम कम है, तभी फिजिकल डेफिसिट कहते हैं उसी को। तो अगर उसके साथ जो मैं अभी कह रहा था कि ग्रोथ बढ़ती रहे, अगर ग्रोथ बढ़ती है
उसके साथ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी बढ़ता है। वो 3% का तब रेलेवेंस है कि अगर आपका रेट ऑफ ग्रोथ 4%, 5% पर एनम रहे, तो 3% के ऊपर सरकार कहती है, या जो भी हमारे विद्वान लोग थे, उसके बाद सरकार उसका उसका असर इन्फ्लेशन पे हो जाता है, महंगाई पे हो जाता है। पर मैं इस मत का हूं कि आप अपना जोर रखिए किस चीज के ऊपर, कि आपका इकोनॉमिक रेट ऑफ ग्रोथ कैसे बढ़ता है। आपका इकोनॉमिक रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ा, इकोनॉमिक रेट ऑफ ग्रोथ है क्या? ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस हो रहे, ज्यादा सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे, उसका सम टोटल को हम जीडीपी कहते हैं। सर। अगर आप जीडीपी आपका बढ़ता रहे, तो आप 3 क्या 4%, 5% तक भी जा सकते हैं एक अपने अपने खर्चे का फिजिकल डेफिसिट। जी। कारण 5% तक मैं ये नहीं कहता जैसे साउथ अमेरिका के नेशंस या कहीं दूसरे छोटे मोटे नेशंस 20-20% कर लेते हैं। आपका आज अगर देखा जाए शर्मा जी कि जी। हमारा जो जीडीपी और एक्सटर्नल डेट है, सर। वो बहुत, जो प्रगतिशील देश है उनकी तुलना में है, जो प्रगति कर चुके हैं उनका हमसे बहुत ज्यादा है। जापान 150% ऑफ जीडीपी, हम अभी भी 60 और 60-70% की रेंज में रहते हैं। हमारे में क्षमता है कि हम फिजिकल डेफिसिट अगर नहीं बढ़ाना चाहते, हम बोरो कर सकते हैं, मार्केट से पैसा ले सकते हैं, विदेश से भी, देश के अंदर भी, कारण उसमें भी गुंजाइश है। मैं तो चाहूंगा कि जो पैटर्न सेंटर में किया जा रहा है वो स्टेट्स में भी किया जाए। कारण हमारी स्टेट्स अगर प्रगति करेंगी, उनका रेट ऑफ ग्रोथ क्या होगा, तभी देश का, पर वो देश का रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, सबका सम टोटल, हमारे 28 स्टेट्स में क्या हो रहा है, 5-6 यूनियन टेरिटरीज में क्या हो रहा है, उनको भी खर्चा करने दिया जाए। पर ये देखना जरूरी है कि वो खर्चा काम का खर्चा हो, जिससे रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ता है उनका, देश का। तो फिजिकल डेफिसिट को बाय इटसेल्फ डेफिनेशन बुरी चीज नहीं माना जाएगा। अगर जी। आप प्रोड्यूस नहीं करेंगे, खर्चा करता रहेंगे, जिसे कह रहे हैं मुफ्त माल दिया जाए, फ्रीबीज दिए जाए, ये वो उसके ऊपर अगर आपका वो बढ़ता है, वो मैं बिल्कुल उससे सहमत नहीं। ओके। अब सर, अंतिम में क्योंकि शो को वाइंड अप करेंगे, अब आपसे टीचर्स पर बात कर लेते हैं सर। टीचर की सैलरी में कितना बढ़ोतरी होगी, उस पर भी आपसे चर्चा कर लेंगे। मैं पीसीआर से अनुरोध करूंगा कि प्लीज ग्राफिक्स अगर हो तो चलाएं। पीआरटी जो प्राइमरी टीचर हैं सर, उनके 7वें वेतन आयोग में केंद्रीय शिक्षकों की जो सैलरी थी वो 40,000 से 53,000 के बीच होती थी। प्राइमरी टीचर्स को 7वें वेतन आयोग में 40,240 रुपए प्रति महीने मिलते थे। अब प्राइमरी टीचर्स का जो पे स्केल था सर, वो 9300 से लेकर 34,800 के बीच था। फिर 7वें वेतन आयोग के तहत इनकी जो बेसिक सैलरी 35,400 थी। एचआरए अगर जोड़ ले तो 3240 रुपया, टीए 1600। टोटल ग्रॉस सैलरी जो थी 40,240 के आसपास होती थी। इन हैंड अगर देखें सर, कटकुटाकर 35,000 से 37,000 के बीच उनको मिलती थी। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं सर, अजय सर आपसे, कि इनमें कितना बढ़ोतरी हो जाएगा 8वें वेतन आयोग के आने के बाद? मैं तो बड़ा कह रहा हूँ, रूल ऑफ थंब 35,000 को 1/3 से बढ़ाइए, 35% से, 33-35% से। तो 35,000 का अगर 12,000 इंक्रीज आप मानते हैं 35% पे, तो 35,000 से आपका टेक होम जो पे होता है, सर। मैं ऐसे गिनना चाह रहा हूँ जी। जी। देखिए, सॉरी, 47 का नेट जो इंक्रीज होता है, जी। अगर आज आज उनकी जिसकी तनख्वाह है 34,800, जो सर। आप कह रहे हैं 35,000 ले लीजिए, जी। उसकी उसकी पे जी। टैक्स से पहले अगर आप 35 को 35% से बढ़ाते हैं, तो आपका वो हो जाता है 12,000, 47,000 पे, वो पे फिक्स हो जाएगा। ओके सर। क्योंकि इसलिए ये सारा है, सब कुछ हमने डीए वगैरह मिला के, मैं मल्टीपल वो बेस का लोगे तो वो अलग चीज है, कारण उनका स्केल ही था। आ, आपने बताया ना, 9,300 से जी। 34,800। जी। जी। नौ ग्रेड पे हजार तीन सौ 4600। को हाँ 9,300 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.8 से, या 3 ही लिया जाए, जी। तो वो बेस वो हो जाएगा 27,900।
ओके सर। और ये जो 34,800 है उसको आप मल्टीप्लाई करिए 3 से, तो वो हो गया 1,05,000 के करीब। ओके ओके। तो वो जो आज है हमारा 9,300 से 34,800, वो बन जाएगा 27,900 से 1,05,000। और उसके ऊपर डीए वगैरह अलग हो गए। डीए अभी तो जीरो होगा, फिर उसी के उसके उस बेस के ऊपर बढ़ता रहेगा। अभी से ही नेट इंक्रीज किसी का 40% निकलेगा, किसी का 30% निकलेगा। मैं औसत 35% लेके चल रहा ओके हूँ। ओके। अजय सर, अब पीजीटी टीचर जो हायर सेकेंडरी हैं उनका कितनी बढ़ोतरी होगी उस पर भी आपसे चर्चा करना चाहूंगा। देखिए, पीजीटी टीचर का जो ग्रॉस सैलरी है 53,550 रुपए प्रति महीने। पे स्केल अगर उनका देखें तो 9300 से 34,800 के बीच है। ग्रेड पे उनको हालांकि थोड़ा ज्यादा मिलता है, 4600 से ज्यादा, यानी 4800। बेसिक पे जो था 7वें वेतन आयोग में 47,600 था। एचआरए 4,350, टीए जोड़ दें तो 1,600, और ग्रॉस सैलरी बनती थी 53,550 रुपए। इन हैंड अगर देखें हाथ में कटकुटाकर 48,000 से 50,000 के बीच थी। सर, इनकी कितनी बढ़ोतरी होगी 8वें वेतन आयोग के आने के बाद? वही जी, इनका आपका जो बेसिक स्केल था सर उसको 3 गुना मल्टीप्लाई करिए, तो वो आपका बेसिक बन जाएगा। जी स्केल आपने क्या बताया था जी, इनका क्या था? 9,300? नहीं, इनका जी तो पीजीटी टीचर का तो अलग है। जी क्या स्केल था जी, बताएंगे? जी। पीजीटी का सर ग्रॉस सैलरी 53,550। पे ग्रॉस नहीं, ग्रॉस नहीं, स्केल क्या था सर जो स्केल 9,000? जी, पे स्केल हाँ, 9300 से लेकर 34,800। और फिर वही गिना था ना जी हमने, जी जो अपना 9,300 का हो जाता है 35,400, जी। और सर, पे 34,800 स्केल से तो हो सेम ही जाता है। रहता है जय सर, बस वो ग्रेड पे जो है उसमें बढ़ोतरी होती है। उसमें 4600 था, इसमें हाँ 4800। हाँ, वो ग्रेड पे भी वो वैसे ही सबको यही अपेक्षा ओके करिए ओके कि उसको भी 3 गुना बढ़ाया जाएगा। ओके। और क्योंकि 10 हर चीज में मैं ये ले रहा हूँ जी सर कि पहले ही डबल तो पहले ही हो चुका है 10 साल में। अब डबल के ऊपर कितना और सरकार देगी? अगर 100% देती है तो वो 50% इंक्रीज हो जाएगा। अगर सरकार देती है जी 180% देती है जी तो वो 0.25% के करीब इंक्रीज होगा। तो जी ये रूल ऑफ थंब ये है, किसी का थोड़ा बढ़ेगा कम होगा, पर कारण वो बेस जीरो से स्टार्ट होगा। आपके जो अलाउंसेस हैं दूसरे ग्रेड पे वगैरह वो रहेंगे, उसके अंदर भी वो मल्टीपल फैक्टर लगेगा। हाउस रेंट अलाउंस में भी लगेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस में भी लगेगा, चाहे, कारण इन सब चीजों के ऊपर वेतन आयोग अपना व्यू देती है। ओके और ये मुझे नहीं लगता सरकार उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस कहते हैं कमीशन की, वो बदलेगी और उसको संकीर्ण करेगी, मतलब नैरो करेगी। कुछ ओके एनीथिंग उसको बढ़ाएगी। और क्या कर सकते हैं हम, उसके बारे में भी अगर ये सुझाव करते हैं तभी पॉलिटिकली भी ठीक होगा। कारण इलेक्शंस हमारे कहीं ना कहीं तो चलते ही रहते हैं। जी। हम एक वन नेशन वन इलेक्शन की बात तो चल रही है सर, लेकिन कब तक वो धरातल पर उतरेगा ये देखना होगा। हाँ, वो भी देखेंगे, वो भी बात है। पर मेरा कहना है, अगर सरकार, हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में पहुंचना चाहते हैं हम उसके ऑलमोस्ट करीब आ गए थे, तो जी सब यही कहने वाले हैं। तो फिर आप अपने स्टाफ को भी देखिए, हमारी स्टाफ यूनियन भी कहेंगी कि हम आपके 1 करोड़ लोग जो काम करते हैं, अभी 65 लाख हैं, आप हमारा नंबर भी बढ़ाइए, हमें बाहर नौकरी नहीं मिलती। पर वो, अगर जब वो डिमांड होगी तब थोड़ी अड़चन होगी, कारण सरकार दोनों चीज नहीं कर पाएगी जी कि आपका नंबर भी 65 से 50% बढ़ा के 1 करोड़ तक ले जाए, उसके बाद पेंशनर्स बढ़ेंगे, और साथ साथ आप ये भी मांगे कि 35-40%। तो और टेक्नोलॉजी आ रही है, टेक्नोलॉजी ऐसी है जो जब देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटराइजेशन, डिजिटलाइजेशन, एआई वगैरह जो सब आएंगे, उससे स्टाफ की रिक्वायरमेंट टीचर लेवल पे जरूर रहे, पर ओके जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं आपके कई काम वो एआई करेगा और कंप्यूटर्स कर सकते हैं। इसलिए सरकार में से वृद्धि नंबर में मांगना और साथ साथ सैलरी में मांगना, अलाउंसेस में मांगना, अगर वो वैसे डिमांड रही और पॉलिटिकल उसको मान के हमने देने का कोशिश किया, तो हम इनको इतना नहीं दे पाएंगे
जो अदरवाइज सरकार में क्षमता है। और मेरे हिसाब से हम अगर 5 साल के बाद रिवाइज कर रहे होते तो इंक्रीज कम होता। हम 10 साल के बाद रिवाइज करते हैं, तो जो डिमांड भी की जा रही है, जो पहली प्रथा है, उसी हिसाब से हमें आगे जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय TV9 भारतवर्ष डिजिटल को दिया, मनी9 को दिया, इसके लिए हम आपका बहुत शुक्रिया करते हैं। सर, जाते जाते बजट पर भी आपसे कुछ एक लाइन जानना चाहेंगे। 10 दिन बचे हुए हैं मात्र बजट में। बजट के ऐलान से पहले ही 8वें वेतन आयोग की बात की गई, तो सर एक प्रश्न, उसका जवाब दे दीजिए। क्या पॉपुलिस्ट मेजर्स ले सकती है क्या सरकार सर इस बार क्या बजट में? नहीं जी, मुझे नहीं लगता। कारण कि एक क्या कौन सी 2 इलेक्शंस हैं, दिल्ली और बिहार। सर, इस साल की जो रह गई हैं, मुझे नहीं लगता सरकार इतने कोई पॉपुलिस्ट मेजर लेगी। पॉपुलिस्ट मेजर की घोषणा करनी थी पे कमीशन की। दिल्ली में सरकारी नौकर ज्यादा हैं, पेंशन वाले भी और नौकरी करने वाले भी, उनका उनमें अब कुछ संतुष्टता आ गई होगी कि भाई यहाँ सरकार ने कमीशन बना लिया है। जी। पर उनको पॉपुलिस्ट फ्रीबीज देना, फ्रीबीज वगैरह तो है, तो फिर उसके अंदर हर साइड दे सकती है, वो आपको कहीं नहीं लेके जाती। और प्रॉमिस करना एक बात है, आगे दे सकना, कहां से दिल्ली सरकार पैसे लाती है कि वो दे सकेगी? वो केंद्र शासन के ऊपर ही डिपेंड करती है। केंद्र शासन अगर उनकी योजना को मान्य नहीं करता तो वो दिल्ली के पढ़े लिखे लोग हैं, ओके सरकारी सर, एम्प्लॉइज हैं, उनको पता है कि भैया कहीं से पैसा आएगा तभी हमें दिया जाएगा। कहने का क्या फायदा कि अब बिजली और मुफ्त कर देंगे, या हम लड़कियों को 1500 हम अभी दे रहे हैं, ना 1500 पहुंचे हैं, ना 2100 या 2200 पहुंचेंगे अगर आपने योजना नहीं बनाई, योजना में मान्यता नहीं ली। या दिल्ली सरकार तैयार हो ओके कि सर। हमने टैक्सेस बढ़ाने हैं, और अब लिमिट ही नहीं रही, ज्यादा गुंजाइश ही नहीं है जी स्टेट्स के पास, और खास करके यूनियन टेरिटरीज के पास जी जी अपने जी। पैसे रेज करने की। उनको केंद्र शासन से ही ज्यादा पैसे की उम्मीद होती है, और केंद्र शासन के पास अपना फॉर्मूला है, फाइनेंस कमीशन है। मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी कि हम आप पॉपुलिस्ट बजट करें और लोगों को ज्यादा बहुत मुफ्त लोभ दें। जी, बहुत शुक्रिया सर। आपने 8वें वेतन आयोग को बहुत ही आसान भाषा में डिकोड किया। कितनी बढ़ेगी सैलरी टीचर्स की, इसको भी बताया। इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इस पर भी बताया। जाते जाते बजट पर भी आपने अच्छी बातें कही। इसके लिए बहुत शुक्रिया सर। तो इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी, देश दुनिया से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TV9 भारतवर्ष डिजिटल। थैंक यू सो मच सर।